ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वी आर डिस्कसिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में अभी तक काफ़ी कुछ पढ़ लिया। आपको मैंने सोशल सिचुएशन बता दी, 3 स्टेट्स का क्या रोल था। पॉलिटिकल सिचुएशन हमने पढ़ ली, किस तरह से फ्रांस में पॉलिटिकल सिचुएशन थी। लुई 16 का क्या रोल था, ठीक है। स्टेटस जनरल का क्या रोल था, उसके बारे में हल्का फुल्का पढ़ा। इकोनॉमिक कंडीशन पढ़ी, टैक्सेशन पढ़ा, टाइथ टैरे गैबल्स, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। और फिलोसफी का क्या, फिलोसॉफिकल थॉट्स में क्या रोल था, इस चीज़ को भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हमारा यहाँ से मेन चैप्टर स्टार्ट होता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुआ क्या, ठीक है। सो द फ्रेंच रेवोल्यूशन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिस्कसिंग दिस चैप्टर। सर, फ्रेंच रेवोल्यूशन के स्टार्ट होने से ठीक पहले, यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो डेट हमने रखी है, क्या रखी है, 1789 ईयर को मानते हैं हम। तो इस ईयर से ठीक पहले, यानी कि 1788 से या 1787, इन 2-3 सालों में जो कुछ दो इवेंट ऐसे हुए थे जिनका जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन के स्टार्ट होने में। एक बार उनको हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। पहली जो चीज़ थी, सब्सिस्टेंस क्राइसिस। ये बच्चों याद रखो, बार बार मैंने आपको कहा है, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। बोर्ड एग्ज़ाम्स के हिसाब से ये जो है, सॉरी, एग्ज़ाम्स के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या था कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई थी सबसे पहले तो फ्रांस की। यहाँ पे मैंने डेटा दिया हुआ है, 1715 में 23 मिलियन थी और 1789 में 28 मिलियन, यानी कि 5 मिलियन के अराउंड जो है पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई थी, ठीक है। लेकिन इस पॉपुलेशन के इंक्रीज़ होने के साथ क्या हुआ था कि फ्रांस में पिछले इधर 2-3 सालों से कॉन्जिक्यूटिव फेमाइन मतलब जो है कि अकाल पड़ रहे थे, ठीक है। ड्रॉट, सूखा और बैड हार्वेस्ट, फसल ख़राब हो रही थी, ठीक। हाई प्राइसेस क्या, अब देखो, जब फसल ख़राब थी, मार्केट में अनाज कम हो गया। तो जब कम अनाज है, खाने वाली पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो ऑब्वियसली बात की डिमांड कम, डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम, ठीक है। हमेशा याद रखना कि जब डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो इसका नतीजा क्या निकलता है, प्राइस क्या हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं, ठीक है। और जब डिमांड लो होती है और सप्लाई ज़्यादा होती है, तो प्राइस क्या हो जाते हैं, जब डिमांड लो होती है और सप्लाई ज़्यादा होती है तो प्राइस क्या होते हैं, लो हो जाते हैं, ठीक। तो हाई प्राइसेस बढ़ गए, जो कि यहाँ पे ये वाली कंडीशन बन गई थी। लो वेजेस, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, सूखे के चलते खेतों में किसानों में काम नहीं था, ठीक है। तो लो वेजेस भी थी और शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स। तो ये सारी सिचुएशन जो थी, इसे बोलते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस, ठीक है। पॉपुलेशन का बढ़ना, बैड हार्वेस्ट का होना, हाई प्राइसेस का होना, लो वेजेस हो जाना, शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स। और इस पूरी सिचुएशन सबसे ज़्यादा जो बैडली इफेक्ट था, वो कौन सा स्टेट था, थर्ड स्टेट, यानी कॉमन लोग जो थे वो इससे सबसे ज़्यादा क्या थे, इफेक्ट थे। अब क्यों इफेक्टेड थे, क्योंकि भैया एक तो ये सबसे ज़्यादा इनको टैक्स देना पड़ता था, ठीक। अब इनका तो फसल ही मेन जो है साधन है, जो इनकी मेन लाइवलीहुड क्या है, एग्रीकल्चर है, वो ख़राब हो रही है। हाई प्राइसेस है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, और ऊपर से इनको इसमें जो है टैक्स सबसे ज़्यादा देना पड़ रहा है। और इसमें से दो स्टेट, फर्स्ट और सेकंड स्टेट को टैक्स बिल्कुल नहीं देना पड़ रहा था। तो थर्ड स्टेट में लगातार एक तरीके की डिमांड आ रही थी। वो डिमांड क्या थी कि जो ये प्रिविलेज मिले थे इनको, स्पेशल राइट्स जो मिले थे फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट को, इनको हर हाल में ख़त्म किया जाए, इसकी डिमांड जो है एक निकल करके सामने आ रही थी। तो इन दो सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो है स्टार्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। अब आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, अब यहाँ से थोड़ा सा आपने टाइम लाइन को भी फोकस करना है, किस टाइम पे क्या इवेंट होने जा रहा है, ठीक है। तो हमने टाइम लाइन रखी है 5 में। अब ये 5 में मैं यहाँ पे जो मैंने टाइम डेट लिखी है, इसका मतलब ये कोई ऐसी डेट है जिसमें इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है, ठीक। तो इसको बिल्कुल टाइम को ध्यान देते हैं कि 5 में ये 1789 को क्या हुआ। 5 में 1789 को जो इवेंट था वो क्यों इम्पोर्टेंट था कि लुई 16 ने क्या किया, स्टेटस जनरल की मीटिंग बुलाई थी। वॉज कॉल्ड 5 में 1789 को स्टेटस जनरल की मीटिंग जो है बुलाई। अब स्टेटस जनरल की मीटिंग बुलाई तो इसको क्यों इंपॉर्टेंस थी, क्या था, इसको समझ लेते हैं। स्टेटस जनरल के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ कि स्टेटस जनरल क्या थी, फ्रांस की एक पॉलिटिकल बॉडी थी। इट वॉज बेसिकली अ पॉलिटिकल बॉडी ऑफ फ्रांस। इट वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी ऑफ फ्रांस, ठीक है। और इसका बेसिक काम क्या था, इसका बेसिक काम था कि दैट विदाउट
its approval, king could not impose new taxes। यानी कि अगर हम बात करें तो अगर लुई 16 ने 5 मई 1789 को स्टेटस जनरल की मीटिंग बुलाई थी, तो इसका बेसिक एम क्या रहा होगा? ही वॉन्ट्स टू इम्पोज न्यू टैक्स। और टैक्स फ्रांस में कौन देता था? थर्ड स्टेट। तो ऑब्वियसली ये नया वाला टैक्स भी कौन भरेगा? थर्ड स्टेट ही को ही भरना पड़ता। अब यहाँ पे दो चीज़ें हमको समझनी पड़ेगी। पहली तो लुई 16 को भी टैक्स लगाने की ज़रूरत क्या पड़ी, और इस सिचुएशन, इससे प्रॉब्लम क्या थी, क्या सिचुएशन ख़राब हुई यहाँ पे, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ ये बच्चों ये है कि फ्रांस की इकोनॉमिक कंडीशन हम लास्ट के लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, दिन पे दिन क्या होती जा रही थी? ख़राब होती जा रही थी। क्यों ख़राब थी? क्योंकि एक तो फ्रांस का रेवेन्यू, पूरा मैंने डिटेल लास्ट लेक्चर में बताया, आपको जाके दोबारा देख सकते हो उस लेक्चर को, कि रेवेन्यू फ्रांस का क्या हो रहा था? वो घट रहा था, यानी फ्रांस की अर्निंग घट रही थी और उसके एक्सपेंडिचर बढ़ रहे थे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में फ्रांस में एक बड़ी ही ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि फ्रांस के, एक तरीके से ये समझ लीजिए कि रॉयल जो वहाँ पे बाकी जो सेकंड स्टेट और फर्स्ट स्टेट थे वो तो बहुत रिच होते जा रहे थे, ठीक है। लेकिन जो फ्रांस की रॉयल ट्रेजरी थी, यानी कि जो राजशाही घराना जो था, शाही खजाना जो था, वो जो है धीरे धीरे क्या होने लगा था, उसकी जो है हालत ख़राब होते जा रही थी यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या हुआ कि फ्रांस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। तो इस चीज़ से बचने के लिए लुई 16, देखो मैंने पहले बता चुका हूँ कि जो लुई 16 थे ना, ही वॉज अ वेरी वीक किंग। ये कोई अच्छा किंग नहीं है, अच्छा तो नहीं कहना चाहिए, ही इज़ अ वीक किंग है ये, ठीक। तो इसने क्या किया, लुई 16 ने एक डिसीजन लिया। ये डिसीजन क्या लिया? सबसे पहले तो ये समझ लो कि इसने फॉर द फर्स्ट टाइम, अब चूंकि लुई 16 खुद तो इतना ज़्यादा जो है इसके पास दिमाग है नहीं, इसको अगर हम सिंपल जो है शब्दों में जो है समझें, ठीक है। तो इसने क्या करना है कि सबसे पहले अपने लिए एक अपॉइंटमेंट इसको जो है करना है यहाँ पे, ठीक। किसका? फाइनेंस मिनिस्टर का। और इसने इससे पहले जो जो लुई 16 का पुराना जो फाइनेंस मिनिस्टर था, उस फाइनेंस मिनिस्टर ने या फ्रांस की इकोनॉमिक कंडीशन सुधारने के लिए दो प्लान बनाए थे। उसमें से एक क्या था? एक तो ये था कि रॉयल जो एक्सपेंडिचर था उसको कम करें, यानी कि जो महलों के ऊपर जो इस तरह का दस्ताए खर्चे आ रहे थे, सो यह किया जाए, रॉयल एक्सपेंडिचर लेस किया जाए, ठीक। दूसरा, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के ऊपर टैक्स लगाया जाए। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दो, अब आप ये कहोगे कि सर नया टैक्स तो आप कह रहे हो कि स्टेटस जनरल लगाएगी, लेकिन यहाँ पे फिर बिना इसके देखो, नया टैक्स से मतलब कोई नए तरीके का टैक्स, पुराना टैक्स टाइट्स एंड टैले तो लगाया जा सकता है ना इनके ऊपर, ये तो नया टैक्स नहीं है, इसके लिए स्टेटस जनरल की परमिशन की ज़रूरत नहीं थी। तो ये जो है फ्रांस का जो लुई 16 का पुराना जो फाइनेंस मिनिस्टर था, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, मुझे उसका नाम अभी याद आएगा तो आई विल टेल यू, ठीक है। तो ये जो उस पर्सन को जो है अपॉइंट, उस पर्सन ने क्या करना चाहिए था, हाँ, टुरगट्स था उसका नाम, ठीक है। हिज नेम वॉज टर्गट्स, ठीक। टर्गट्स पूरा नाम था एन रॉबर्ट टर्गट, ठीक है। ही वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ लुई 16, ठीक। तो टर्गट्स की जो पॉलिसी थी, उसने इसमें दो बातें कही थी कि पहले तो रॉयल एक्सपेंडिचर कम किया जाए और सेकंड और फर्स्ट स्टेट पर टैक्स लगाया जाए। इस पैसे से क्या होगा कि फ्रांस की इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारा जाएगा। अब ऑब्वियसली सी बात, की फर्स्ट और सेकंड स्टेट ने रॉयल टर्गट का विरोध किया बहुत ज़्यादा, ठीक है। इतना विरोध किया और राजा के कान भरे, ऊपर से राजा जो था वीक था, वो अपने एक्सपेंडिचर भी कम नहीं करना चाह रहा था। तो उसने क्या किया कि टर्गट को फाइनेंस मिनिस्टर की पोस्ट से हटा दिया, ठीक है। एक बार जब टर्गेट को फाइनेंस मिनिस्टर की पोस्ट से हटा दिया, तो उसके बाद अगला फाइनेंस मिनिस्टर जिसको अपॉइंट किया, उसका नाम था जैक्स नेकर, ओके। क्या नाम था? ये नाम याद रखनी चाहिए आपको, जैक्स नेकर। जैक्स नेकर को अक्टूबर 1776 में लुई 16 ने अपना न्यू फाइनेंस मिनिस्टर अपॉइंट किया, ठीक है।
अब जो ये नेकर जो था, ये नेकर था हामी हामी लाने वाला मंत्री। इसने राजा को ये बिल्कुल भी नहीं बोला कि भाई जो है हम आप फर्स्ट और सेकंड स्टेट पे टैक्स लगाओ या अपने खर्चों को कटौती करो, नहीं। उल्टा ये राजा को एक गलत इन्फॉर्मेशन देता रहा लुई 16 को कि फ्रांस की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी है। झूठ इसने बोलना शुरू कर दिया, मिसलीडिंग रिपोर्ट करना शुरू कर दिया, और 1776 में इसको बना दिया था। ये सिचुएशन चलते चलते जब 1788 में फ्रांस की रॉयल ट्रेजरी पूरी तरह से खाली होने लग गई, फ्रांस के पास पैसा बिल्कुल नहीं बच गया कि वो अपनी आर्मी को भी पे कर सके, तब इस कंडीशन में जैक्स नेकर ने एक प्लान बनाया। और वो प्लान क्या था? जैक्स नेकर ने लुई 16 को इस बात के लिए रेडी कर लिया, किस बात के लिए रेडी कर लिया कि वो स्टेटस जनरल की मीटिंग को बुलाए। और स्टेटस जनरल की मीटिंग क्यों बुलाए? टू कॉल स्टेटस जनरल। और स्टेटस जनरल की मीटिंग के पीछे एम क्या था कि थर्ड स्टेट के ऊपर एक नया तरीके का टैक्स जो है लगा करके उस पैसे से फ्रांस की इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारा जाए। ये जैक्स नेकर का प्लान था। अब जो स्टेटस जनरल है, स्टेटस जनरल की लास्ट जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी 1614 में। ये कभी कभी पूछ लेता है, इसको याद रखना आप। लास्ट मीटिंग ऑफ स्टेटस जनरल, यानी कि 100 साल से भी ऊपर हो गया था, ठीक 150 साल से जो है इसकी मीटिंग नहीं हुई थी। और 5 मई 1789 को लुई 16 ने सडनली बोल दिया कि हम स्टेटस जनरल की मीटिंग बुलाएंगे। ठीक 5 मई 1789 को स्टेटस जनरल की मीटिंग बुलाने के लिए लुई 16 ने ऑर्डर पास कर दिया। लेकिन इस बार सिचुएशन क्या थी? अलग हुई। सिचुएशन अलग ऐसे हुई कि इस बार जो थर्ड स्टेट था वो हर बार की तरह शांत नहीं बैठने वाला था। ठीक, उसने ये ठान लिया था कि वो इस बार जो हर अपने साथ अन्याय होने नहीं देगा। ठीक है, आज जो स्टेटस जनरल की जो मीटिंग बुलाई गई, इसमें फर्स्ट स्टेट ने अपने कितने मेंबर भेजे थे? फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट स्टेट ने भी 300 मेंबर भेजे थे, सेकंड स्टेट ने भी कितने भेजे थे? इन्होंने भी अपने 300 रिप्रेजेंटेटिव भेजे थे। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के 300 जो है मेंबर्स भेजे गए थे, और इसके बाद थर्ड स्टेट के 600 मेंबर्स भेजे गए थे। हालांकि इनके नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनका वोट एक ही काउंट होना था। ठीक है, बताया ना आपको, 1 ब्लॉक 1 वोट सिस्टम था। ठीक है, और ये डिस्क्रिमिनेशन इतना होता था ना कि जो फ्रांस की रॉयल असेंबली थी उसमें राजा बीच में बैठा होता था, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के मेंबर यहाँ होते थे, और ऊपर की तरफ ऐसे बाहर खड़े होने की व्यवस्था, इनके बैठने की व्यवस्था होती थी, और बाकी जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे वो लोग खड़े रहते थे यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसी व्यवस्था जो है यहाँ पे असेंबली हॉल में करी गई स्टेटस जनरल के बैठने के लिए। स्टेटस जनरल असेंबली बुलाई गई वर्सेलिस के महलों में। ठीक, वर्सेलिस पेरिस के बाहर है, जो कि पेरिस क्या थी वहाँ की, उसकी राजधानी थी वहाँ पे। ठीक है, तो यही स्टेटस जनरल की मीटिंग बुला ली गई। अब इस स्टेटस जनरल की मीटिंग का एम क्या था कि इस बार जो है नया टैक्स लगाया जाए। पर यहाँ पर एक चीज़ जिस पे लुई 16 ने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। लुई 16 का ये मानना था कि हर बार की तरह जैसा इतने 100 सालों से स्टेटस जनरल में होता आया है, वैसे ही इस बार भी 1 ब्लॉक और 1 वोट सिस्टम होगा। ठीक, बट इस बार जो थर्ड स्टेट था वो इस बात की डिमांड पे अड़ गया कि 1 मैन 1 वोट सिस्टम होना चाहिए। थर्ड स्टेट किस बात की बात पड़ गया कि 1 मैन 1 वोट सिस्टम होना चाहिए, और जब तक हमको ये नई वोटिंग राइट की नहीं मिलेगी तब तक हम जो है किसी तरह की थर्ड जनरल असेंबली चलने नहीं देंगे। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन है कि आखिर ये राइट कहाँ से आया, ये आइडिया कहाँ से आया थर्ड स्टेट को? ये थर्ड स्टेट का आइडिया का सोर्स था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जो किसने लिखी थी? रूसो ने लिखी थी। लास्ट चैप्टर बताया है मैंने। ठीक, रूसो की लिखी सोशल कॉन्ट्रैक्ट से प्रभावित होकर इन थर्ड स्टेट के मेंबर्स ने क्या डिमांड करी? इन्होंने कहा भाई जब तक राजा हमको 1 वोट 1 मैन 1 वोट सिस्टम से वोटिंग नहीं कराता तब तक हम स्टेटस जनरल जो है यहाँ पे चलने नहीं देंगे। अब यहाँ पर लुई 16 भी इस बात को लेके अपनी जिद को लेके अड़ गया, और थर्ड स्टेट के जो लोग थे वो भी अपनी बात को लेकर के क्या हो गए? अड़ गए। ठीक, आई बात समझ में? अब इसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ इसको पढ़ते हैं। ठीक,
अब ये सिचुएशन अच्छी खासी इसी तरह से चलती रही। ये सिचुएशन चली 20 जून 1789, 20 जून 1789 तक ये सिचुएशन होती रही। अब यह ध्यान देखो 5 मई को बुलाया था उसने मीटिंग, ठीक है, 5 मई को उसने मीटिंग बुला ली थी, सॉरी 5 मई को उसने मीटिंग बुला ली थी। 5 मई के बाद से लेकर के ये स्टेलमेट सिचुएशन कब तक चलती रही, ये सिचुएशन जून तक चलती रही। 20 जून को एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट वहाँ की उसमें असेंबली में हुआ कि जितने भी थर्ड स्टेट के मेंबर लोग थे, ठीक है, थर्ड स्टेट के जितने भी मेंबर थे, ये 20 जून 1789 को वहीं वर्सलीज जो था, जो महल था, उस महल में एक क्या था, इंडोर टेनिस कोर्ट था। उनको और कोई जगह तो मिली नहीं, ठीक है, क्योंकि बाकी जगह तो वो यूज़ नहीं कर सकते थे। तो इंडोर टेनिस कोर्ट था कहाँ, वर्सलीज में, जहाँ ये मीटिंग हो रही थी, ठीक है। इसमें इन्होंने इकट्ठा हुए थर्ड स्टेट के सारे मेंबर, ठीक। इसी दौरान वो एबेसियस ने पैम्पलेट व्हाट इज़ थर्ड स्टेट भी छापा था, आई बात समझ में। और इन सब लोगों ने मिलकर के क्या की, एक शपथ ली। इस शपथ में क्या किया इन्होंने, सबसे पहले तो इन्होंने अपना नाम चेंज करके क्या कर लिया, इन्होंने खुद को नेशनल असेंबली डिक्लेयर किया, अपना नाम क्या कर लिया, नेशनल असेंबली रख लिया, ठीक, नेशनल असेंबली रखा। दूसरा, इन्होंने एक शपथ ली, इसको बोलते हैं टेनिस कोर्ट ओथ, दे टुक द टेनिस कोर्ट ओथ। अब ये इंपॉर्टेंट है, टेनिस कोर्ट ओथ को याद रखना है आपने, ठीक है। दे टुक अ ओथ नोन एज टेनिस कोर्ट ओथ, और इस टेनिस कोर्ट ओथ में उन्होंने क्या ओथ ली थी कि दे विल नॉट disperse unless and until they had drafted a constitution which would limit the powers of monarch। राजा जो है कि पावर को वो जब तक जो है रोक नहीं लेते, जब तक कि उसकी पावर को लिमिट नहीं कर देते, तब तक यहाँ से ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना देते, तब तक यहाँ से वो नहीं हटेंगे। अब एक चीज़ यहाँ पे देखो ध्यान देने वाली है कि राजा को नहीं हटाना चाह रहे हो, ठीक है, राजा को रख रहे हैं, बस उसकी क्या कर रहे हैं, पावर को लिमिट करना चाह रहे हैं। किससे करना चाह रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से लिमिट करना चाह रहे हैं। तो ये 20 जून 1789 को थर्ड स्टेट के सभी मेंबरों ने मिलकर जो ये ओथ ली थी कि दे विल ड्राफ्ट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस, और अपना नाम क्या कन्वर्ट कर लिया था, नेशनल असेंबली कन्वर्ट कर लिया था इस नाम, ठीक है, कि हम आज से अपने आप को स्टेटस जनरली नेशनल असेंबली बोलेंगे और अपने लिए नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। इस ओथ को बुलाता है टेनिस कोर्ट ओथ। और इसको जिन लोगों ने लीड किया था, कई बार ये नाम पूछा जाता है, तो इनको लीड करने वाले लोग थे मिराबू एंड एबेसियस। ये एबेसियस वही थे, फादर इमैनुअल सीएस, जिन्होंने क्या लिखा था, पैम्पलेट लिखा था हु व्हाट इज थर्ड स्टेट लास्ट, उसमें मैं बता चुका हूँ। ओके, तो दिस वॉज 20 जून 1789 को ये इवेंट हुआ। मूविंग ऑन, अब आता है 14 जुलाई 1789। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअली क्या इवेंट हो रहा है। जिस वक्त फ्रांस में ये सारी सिचुएशन चल रही थी, तो हालांकि 20 जून 1789 को इन लोगों ने शपथ तो ले ली, पर आपने एक चीज़ याद रखने वाली बात है कि 5 मई को तो 5 मई 1789 को तो बुलाया गया स्टेटस जनरल को, 20 जून को कॉल ऑफ स्टेटस जनरल, एंड 20 जून को टेनिस कोर्ट ओथ थर्ड स्टेट के मेंबर्स ने क्या ले ली, ठीक। और ये दोनों ही इवेंट कहाँ हुए हैं, ये दोनों ही इवेंट हुए हैं वर्सलीज में, पेरिस से दूर वर्सलीज में ये इवेंट हो रहे हैं, ठीक। जब ये दोनों इवेंट चल रहे थे, उस वक्त पेरिस में एक सिचुएशन थी कि जो पेरिस है
एंड रेस्ट ऑफ फ्रांस, ठीक है, और फ्रांस का स्पेशली रूरल एरिया यानी ग्रामीण इलाका। ठीक है, यहाँ पे एक इवेंट हुआ। मैंने आपको बताया ना कि पहले इस, अगर थोड़ा आपको याद होगा तो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की सब्सिस्टेंस क्राइसिस वहाँ पे चल रहा था, ठीक है, ग्रेट फियर वाली कंडीशन थी। जब ये फ्रांस में जिस वक्त वर्सेलीज में ये दोनों इवेंट हुए, उस वक्त क्या हुआ कि लुई 16 अपनी बात पे अड़ा हुआ था, थर्ड स्टेट अपनी बात पे अड़े हुए थे। इस वक्त लुई 16 के क्या हुए, एक सलाहकार ने लुई 16 को ये सलाह दी कि आप तो यहाँ हैं, यहाँ पे थर्ड स्टेट ने आपको घेर रखा है, ठीक है, और हो सकता है कि ये लोग इस बात का फ़ायदा उठा के आपके महल पे कब्जा करने की कोशिश करें या कुछ करने की कोशिश करें। तो लुई 16 के एक सलाहकार ने लुई को ये सलाह दी कि आप क्यों नहीं पेरिस में अपनी सेना को क्या करें, भेजने का आदेश दें। तो लुई 16 ने अपनी सेना को आदेश ये दिया था कि भाई जा करके मेरा जो महल है पेरिस में उसको सिक्योर कर लिया जाए। लेकिन तभी क्या हुआ कि एक अफवाह, एक र्यूमर उड़ गया फ्रांस में, और र्यूमर क्या उड़ा कि दैट किंग has ordered the army to burn down villages and crush the revolt, कि रिवोल्ट जो ये फैला दिया था इसको दबा दिया जाए और जितने भी जो विलेजेस हैं उनको जला दिया जाए। ठीक, इस सिचुएशन को बोला जाता है, जो 14 जुलाई 1789 में जो ये सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, सिचुएशन के लिए एक वर्ड यूज़ किया था, द ग्रेट फियर। द ग्रेट फियर, ठीक है। यहाँ पे मैप में जैसे कि आप देख सकते हो ग्रेट फियर, ये आप भी देख रहे हो कि जो ये रेड कलर के मूवमेंट आप देख रहे हो, ये एरोज जो रेड कलर के बने हुए हैं, ये सारे बता रहे हैं किस तरह से लोगों का जो मूवमेंट था, लोग किस तरह से, ये सेंटर्स थे जहाँ से क्या हुआ, अचानक से रिवोल्ट शुरू हो गया। इस अफवाह को सुनने की देर थी कि फ्रांस की जो जनता थी वो भूखी प्यासी जनता तो थी, इतने टाइम से दबी कुचली जनता थी, खाने को नहीं था, पहनने को नहीं था। उनका जो किंग था लुई के खिलाफ गुस्सा क्या हुआ, फूट गया, और उन लोगों ने क्या करना शुरू किया, उन्होंने अपने ही खेतों में आग लगा दी और सीधे सीधे खुला विद्रोह कर दिया। किसके किसके अगेंस्ट, राजा के अगेंस्ट। जगह जगह सेना के हथियार लूट लिए, जितने जो बड़े बड़े मैनर्स थे, चैट्यू थे, जो कि बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स और सेकंड स्टेट और फर्स्ट स्टेट्स के जो महल थे, जो उनके बंगले थे, उनमें आग लगा दी, उनके अनाज लूट लिए, क्लर्जी के या पादरियों तक को नहीं छोड़ा, ठीक है। तो इस तरह से पूरे फ्रांस में एक अफरा तफरी का माहौल बन गया। जैसे कि ये एरो दिखाए ना, कि ये एरो दिखा रहे कैसे कैसे जो ग्रेट फियर फैला। तो इस जो केओटिक कंडीशन जो हुई थी, और केओटिक कंडीशन क्यों बनी, ड्यू टू द र्यूमर, ठीक है, इस र्यूमर के चलते केओटिक कंडीशन बनी थी। तो इसके चलते क्या हुआ कि जुलाई 1789 में फ्रांस में ये पूरी की पूरी पूरे फ्रांस में एक केओटिक कंडीशन बन गई थी। और जिस वक्त ये केओटिक कंडीशन बनी थी, उस वक्त राजा लुई 16 और जो स्टेटस जनरल के जो थर्ड स्टेट के लोग हैं, ये आपस में वहाँ लड़ रहे थे। ना लुई 16 झुकने को तैयार था, ना थर्ड स्टेट झुकने को तैयार था, ठीक है। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि एक फोर्ट था पेरिस में, एक फोर्ट था, उसका नाम था बास्टील। ऑलराइट, पेरिस, देयर इज अ फोर्ट इन पेरिस नोन एज बास्टील। ये फोर्ट क्यों फेमस था, ये फोर्ट इसलिए फेमस था कि इस फोर्ट में जो भी लोग राजा के खिलाफ विद्रोह करते थे उनको रखा जाता था, ठीक है। और ये कहाँ था फोर्ट, पेरिस में था। लोगों का गुस्सा सीधे सीधे इसी फोर्ट के ऊपर फूटा, और इस तारीख को 14 जुलाई 1789 को लोगों ने, हज़ारों की संख्या में लोग अपने घरों से निकल आए और यहाँ की ओर बढ़ने लगे, बास्टील की ओर बढ़ने लगे। कुछ ही घंटों के अंदर पूरा का पूरा बास्टील का जो फोर्ट है इन्होंने तोड़ दिया। लोग उसके ईंट पत्थर उठा के अपने घर ले गए एक सुविनियर के तौर पे, ठीक। वहाँ जितने उसमें कैदी बंद थे उन सभी कैदी को रिहा कर दिया गया, पूरे किले में आग लगा दी, ठीक है। इस इवेंट को फ्रांस में बोल की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसको बोला जाता है द फॉल ऑफ बास्टील, ठीक है, बास्टील डे। ये डे आज की तारीख में भी 14 जुलाई इंडिपेंडेंस डे के तौर पर मनाया जाता है फ्रांस में। आगे बात में बर्बन डायनेस्टी के रूलर लुई 16 के अगेंस्ट,
ठीक, तो 14 जुलाई 1789 को जिस वक्त लुई 16 और थर्ड स्टेट आपसी बहस में उलझे हुए थे, उस वक्त पूरे फ्रांस में एक र्यूमर के चलते एक ग्रेट फियर की कंडीशन बन गई। इस इवेंट को ग्रेट फियर बोला जाता है। इस इवेंट के चलते लोग क्या है, सड़कों पे आ गए, लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। और इस विद्रोह का सबसे इम्पोर्टेंट दिन कौन सा माना जाता है? 14 जुलाई 1789 का माना जाता है, जब फॉल ऑफ बास्टील हुआ। बास्टील क्या था? एक फोर्ट था पेरिस में। ठीक है, आगे बात समझ में। मूविंग ऑन फ्रॉम दिस, अब जब जैसे ही किंग लुई को ये पता चली जुलाई की घटना, ठीक है, अब लुई को जैसे ही ये चला पता कि भाई वहाँ तो जो है लोगों ने आग लगा दी है, और आग लगाने के साथ साथ क्या किया है कि जो है लूटना शुरू कर दिया है, और मेरा जो फोर्ट था उस फोर्ट को ही लोगों ने तोड़ दिया, जला दिया है। तो लुई 16 क्या हुआ? डर गया। ठीक है, लुई 16 डर गया, और अभी तक जो वो एडमेंट हुआ पड़ा था, ठीक, एडमेंट पड़ गया था कि वो अपनी मतलब अपनी अपनी ही जनता के से इतना ज़्यादा है, लुई 16 डर गया कि उसने क्या किया कि लुई 16 ने नेशनल असेंबली की जो डिमांड्स थी उसको एक्सेप्ट कर लिया। नेशनल असेंबली मतलब थर्ड स्टेट। ठीक है, इसकी डिमांड्स को लुई 16 ने एक्सेप्ट कर लिया। और एक्सेप्ट क्या डिमांड्स थी? डिमांड नंबर एक, दो डिमांड्स इसमें जो है इंपॉर्टेंट डिमांड्स एक्सेप्ट की गई थी। नंबर एक बात कि जो फ्यूडल सिस्टम था, यानी कि जो पुराना सिस्टम था टैक्स का, इसको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, दूसरी डिमांड क्या रखी गई कि नंबर एक बात, क्लर्जी एंड सेकंड स्टेट हैज had to give up their privilege, okay, and लास्ट टाइट्स हटा दिया गया। टाइट्स वर abolished and property of church was confiscated। ओके, इस एक इवेंट से जो चर्च की प्रॉपर्टी ली ना, इस खाली इसी से 2 बिलियन, समझो अभी तक फ्रांस जिसको उधार लेके काम चलाना पड़ा था उसको 2 बिलियन लिवर फ्रांस की करेंसी थी। ठीक है, 2 बिलियन लिवर का जो है फ्रांस को फ़ायदा हुआ। यानी कि चर्च के पास इतनी सारी, चर्च ने अपने पास प्रॉपर्टी इकट्ठा करके रखी थी। और इसके साथ साथ एक जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट मतलब लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट जो किया गया, क्या किया कि लुई 16 रेडी हो गया to accept a new constitution फॉर फ्रांस। एक नए कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो गया। तो 4 अगस्त 1789 वो दिन था जिस दिन फ्रांस की रेवोल्यूशन का पहला फेज़ कंप्लीट हुआ। नेशनल असेंबली जीत गई और फ्यूडल सिस्टम ख़त्म किया, क्लर्जी के सारे और सेकंड स्टेट के प्रिविलेज ख़त्म कर दिए गए, टाइट्स हटा दिया गया, प्रॉपर्टी जो थी चर्च की वो कॉन्फिस्केट कर ली, जिससे 2 बिलियन लिवर का फ़ायदा हुआ, और एक नए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एग्री हो गया लुई 16, जिससे कि अब ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या करने वाला था? ये लुई 16 की पावर को लिमिटेड करने वाला था। ठीक है, तो अब हमने इस वक्त तक क्या, इसका मतलब हमारी लाइंस क्लियर हो गई कि सबसे पहले 5 मई 1789 को कॉल ऑफ स्टेटस डिनर हुआ। 20 जून को टेनिस कोर्ट ओथ ली गई कि भाई हम यहाँ जब तक नहीं हटेंगे जब तक कि नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दे देते, और स्टेटस डिनर का नाम लेके नेशनल असेंबली कर लिया गया। उसी समय 5 मई और जून के बाद, जून के यानी 20 जून के बाद के टाइम पे एक र्यूमर फैल गया कि किंग ने जो है ऑर्डर दिया है आर्मी को विलेजेस को जलाने के लिए। इस र्यूमर के बाद पूरे फ्रांस में ग्रेट फेयर की कंडीशन बन गई और लोगों ने जगह जगह आगजनी और लूटपाट शुरू कर दी। ठीक है, जनता ने विद्रोह कर दिया जाए खिलाफ। इसमें सबसे, इस विद्रोह का सबसे इम्पोर्टेंट डे कौन सा है?
14 जुलाई 1789 का, जिस दिन पेरिस में एक जो किला था बास्टील का किला, उसको गिरा दिया गया था। ठीक है, राजा के खिलाफ विद्रोह करने वालों को इस किले में बंद किया जाता था। इसलिए ये डे आज भी फ्रांस में इंडिपेंडेंस डे के तौर पे मनाया जाता है। आफ्टर दिस, इस घटना से डर करके लुई सिक्सटीन वॉज स्केयर्ड बाय द इवेंट ऑफ जुलाई, दैट्स वाई ही इन ऑन 4 अगस्त 1789 ही एक्सेप्टेड द डिमांड्स ऑफ नेशनल असेंबली। और वो डिमांड्स क्या थी कि फ्यूडल सिस्टम ऑफ टैक्स वॉज अबॉलिश्ड, clergy and second state had to give up their privileges, tithes were abolished and property of church was confiscated। इस इवेंट से 2 बिलियन लेबर का उनको फ़ायदा हुआ, एंड टू एक्सेप्ट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस। ठीक है, ये सारी इवेंट 4 अगस्त 1789 का हमने यहाँ तक पढ़ लिया। तो इस इवेंट तक आते आते क्या हुआ है कि फ्रांस के हमारे जितने भी की फर्स्ट फेज़ ऑफ डेमो की क्या है रेवोल्यूशन कंप्लीट हुई है। तो फ्रांस की फर्स्ट फेज़ की रेवोल्यूशन की हम बात करें तो 5 मई 1789 से शुरू हो करके कब तक चली है वो चली है 4 अगस्त 1789 तक। इसके बाद जो है टाइम शुरू होता है किसका, जब फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाया गया, यानी 5 मई 1789 शुरू हुई है। और यहाँ पे लास्ट में क्या हुआ है कि नेशनल असेंबली ने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू कर दिया है। ठीक, अब इसके बाद की आगे की टाइमलाइन हम कवर करेंगे थर्ड पॉइंट में। जो नेक्स्ट हम पॉइंट करेंगे जहाँ हम पढ़ेंगे फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। सो दिस वाज अ लेक्चर फॉर टुडे। समझ में आया होगा। नोट्स आपने लगातार बनाने हैं, वीडियो को पॉज करके बनाइए, कैसे बनाइए, पर इसको नोट्स को लगातार बनाते रहो। ठीक है, नाउ दिस इज़ द असाइनमेंट फॉर यू टुडे। ये असाइनमेंट करना है, 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, व्हाट वाज द सब्सिस्टेंस प्राइस एंड व्हाट वाज द स्टेटस जनरल। ठीक है, तो ये 3-3 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन हैं, तो ये करके आपने मुझे दिखाने हैं। सो हैव अ नाइस डे।